देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जितने भी काउंटिंग सेंटर हैं सबकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। हालांकि कल आरजेडी के कुछ एमएलसी या कह सकते हैं कि नेताओं की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी भी तरह की काउंटिंग में दिक्कत पैदा की गई या हेरफेर करने की कोशिश की गई तो बिहार का वही हाल होगा जो नेपाल का हो चुका है या बांग्लादेश का हो चुका है या श्रीलंका का हो चुका है। तो एक तरह से धमकी दी गई क्योंकि कहीं न कहीं एक र्यूमर ये भी चल रहा है कि जानबूझ करके जो काउंटिंग है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस या कह सकते हैं कि आरजेडी के सदस्यों के द्वारा बार बार लगाया जाता है। लेकिन एक एमएलसी है उनकी तरफ से कल खुल के कहा गया था, तो इसी बात को लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से रहेगा, किसी को टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी तरह की किसी को शिकायत है तो फिर से रिकाउंटिंग का भी ऑप्शन है, इसलिए सब लोग चौकस रहे। लेकिन निश्चित तौर पे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद ही दूसरे फेज की जो है वो वोटिंग हुई थी, तो उसका किस तरह का असर वहां पे है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि सारे रिकॉर्ड उसके बाद टूट गए, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की, करीब 70% दूसरे फेज में वोट पड़ा। तो इससे लोग कह रहे हैं कि लोग काफी बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के आए हुए हैं और बढ़ चढ़ के मतदान भी किया है। तो एक तो इसमें यह भी माना जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद जो फर्जी वोटरों की काटछाट हुई है, तो ऐसे में जो फ्रेश वोटर लिस्ट के साथ लोग आए हैं तो परसेंटेज भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। प्लस इस बार जो कैंपेन है दोनों पार्टियों या दोनों घटक दलों की तरफ से जम के किया गया है, उसमें मुख्य रूप से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से न सिर्फ जो जीविका दीदी हैं या महिलाएं हैं उनको रोजगार के लिए 10,000 रुपए की अनुदान राशि दी गई थी, हालांकि ये लोन के रूप में दी गई है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि महिलाओं में खासा असर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जेडीयू या बीजेपी की तरफ से कि अगर उनमें बेहतर कंडीशन या कह सकते संभावना पाई जाएगी तो 2 लाख तक भी ये लोन मिल सकता है। तो एक तो क्रेज ये दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो खुद आरजेडी की तरफ से या कह सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से महिलाओं को 30,000 रुपया एक मुश्त देने की बात कही गई है और कहा गया कि मकर संक्रांति के मौके पर अगर आरजेडी या उसके घटक दल जीतते हैं तो इन महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपया दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी वादा किया गया है कि जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों को बिल्कुल अजय, आपको बिल्कुल आपसे जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन महागठबंधने जो मुख्यमंत्री पदનો ચહેરો જાહેર કર્યો એ બાદ તેજસ્વી યાદવનું પણ નિવેદન આપ્યું છે। આખરે મતગણતરીની સાથે સાથે તેજસ્વી યાદવે શું પ્રતિક્રિયા આપી છે એ સાંભળી લઈએ। તેમણે કહ્યું કે महागठबंधनની સરકાર બનવા જઈ રહી છે। તેજસ્વી યાદવે જે નિવેદન આપ્યું છે સાથે સાથે વિજય સિન્હાએ પણ નિવેદન આપ્યું। हम लोगों की जीत होने वाली है। बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए, सरकार बना रहे हैं। चलिए, તેજસ્વી યાદવે જે કહ્યું કે પરિવર્તન આવવા જઈ રહ્યું છે, બદલાવ આવવા જઈ રહ્યો છે। હવે જનતા બદલાવ લાવે છે કે ફરી એક વખત એ જ સરકારનું પુનરાવર્તન કરે છે તેમના પર સૌની નજર રહેશે। પોસ્ટલ બેલેટની મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે। લગભગ 8:30 વાગ્યાથી જે છે ઈવીએમ ખુલશે અને ત્યારબાદ ખ્યાલ આવશે અને ત્યારબાદ ધીરે ધીરે રૂઝાન આવવાની પણ શરૂઆત થઈ જશે। પળે પળની અપડેટ માટે આપ સંદેશ ન્યૂઝ જોઈ શકો છો અને સંદેશ ન્યૂઝ પર આપને તમામ અલગ અલગ સીટ જે વીઆઈપી સીટ છે, અલીગઢની સીટ છે, અલીનગરની સીટ છે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી જે લોક ગાયિકા છે મેખલી ઠાકુર તે મેદાનમાં છે। સામે વિનોદ મિશ્રા છે કે જે ખૂબ જ અનુભવી નેતા છે, તેમને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે। આપ અલગ અલગ જે વીવીઆઈપી સીટ છે તેના પર બી અમારી નજર રહેશે કારણ કે
એ તમામ સીટ નક્કી કરતી હોય છે ત્યાં મોટા અનુભવી નેતાઓને ઉતારવામાં આવતા હોય છે, સેલિબ્રિટીઝને ઉતારવામાં આવતા હોય છે। મોકામાં સીટ ઉપર સૌથી વધુ નજર રહેશે। એનડીએમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી, જેડીયુ, એચએએમ પાર્ટી મેદાનમાં છે અને બીજી તરફ મહાગઠબંધનના આરજેડી અને કોંગ્રેસ સહિતના પક્ષ જે છે તે મેદાનમાં છે। સૌથી મોટી વાત એ છે કે એનડીએ હજી સુધી મુખ્યમંત્રી પદનો ચહેરો જાહેર નથી કર્યો, પરંતુ નીતિશ કુમાર જ જો એનડીએની સરકાર બને છે તો નીતિશ કુમાર જ મુખ્યમંત્રી बनशे तेवुं आखुं प्रेजेंट करवामां आव्युं छे। अजय अमारी साथे सतत जोड़ायेला छे। अजय, महागठबंधन तो अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा अनाउंस किया है, पर हर बार की जैसे ही ना एनडीए या बीजेपी जो कभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, अगर जीतेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने प्रचार किया है, जो मेहनत की है, वो बताती है कि नीतीश कुमार ही अगर एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बार राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो एक तरफ नीतीश कुमार है, एनडीए है, महागठबंधन है और जन स्वराज पार्टी कितने वोट तोड़ सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे जो लास्ट आपका सवाल है कि जो जन स्वराज पार्टी है उस पे पूरे देश भर की नजरें हैं कि एक ऐसी पार्टी जो 3 साल पहले बिहार में शुरू हुई थी उसका परफॉर्मेंस किस तरह होता है, और अगर जन स्वराज पार्टी को वोट मिलते हैं तो उसका प्रभाव किस तरह से एनडीए या महागठबंधन पे पड़ सकता है। तो ये तमाम सारे लोग इस पे पूरी नजरें रहेंगी। खुद जन स्वराज पार्टी की तरफ से भी दावा किया गया है कि अगर नीतीश कुमार 25 सीट से ज्यादा वहां पे सीट पा जाते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। इस तरह का जो दावा है जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत मनमुटाव जो है महागठबंधन में पहले देखने को मिल रहा था। राहुल गांधी जब तेजस्वी यादव के साथ बिहार में रोड शो कर रहे थे तो उस वक्त लोग लगातार ये सवाल राहुल गांधी से कर रहे थे कि क्या उनका कोई साझा जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, क्या वो तेजस्वी यादव को बिल्कुल अजय, आपसे जानकारी